गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा है, जो भी जितना भी डिस्कशन किया है, उसमें हम लोगों ने मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था कि प्री हिस्ट्री को हम लोग कितने कह सकते हैं कि कंपोनेंट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। उसमें मैंने उसके 3 कंपोनेंट बताए थे। उसमें मैंने उसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल कंपोनेंट बताया था, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल। जियोलॉजिकल कंपोनेंट हम लोगों ने कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने जो भी टाइम स्केल है अर्थ का, उसको हमने पढ़ा था। उसको हम लोगों ने कई इरा में बांटा था, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, फिर उसके भी और डिवाइडेशन हम लोगों ने किया था। और उसमें हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की थी कि किस टाइम पीरियड में किस एनिमल का, किस मैमल्स का अथवा किस रेप्टाइल्स कब आ रहे हैं, मैमल्स कब आ रहे हैं, जो फ्लावर्स है, प्लांट्स है, वो कब आ रहे हैं। तो हम लोगों ने पूरा फिर आइस एज की चर्चा की थी, हम लोगों ने प्लूवियल एज की चर्चा की थी। ये सारी जो चर्चा हुई थी वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंतर्गत हुई थी। उसमें हम लोगों ने पूरा इन्वायरमेंट को देखा था, पूरा क्लाइमेट को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने इसके दूसरे पोर्शन को पढ़ा, जो कल तक के क्लास तक चला है। वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट था, जिसमें हम लोगों ने जो भी ह्यूमन है उसके इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, उसके फॉसिल कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस ह्यूमन के। ठीक है, इन सब को हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर उसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ है, किस तरीके के फॉसिल मिल रहे हैं, उसको किसको हम लोग ह्यूमन कहेंगे, किसको हम लोग ह्यूमन का एंसेस्टर कहेंगे। इन सब की हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ये जो डिस्कशन हुआ था ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड, जितने भी टॉपिक कवर हुए थे वो बायोलॉजिकल पोर्शन में आए थे। ठीक है, जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल ये हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया था। इसके बाद जो इसका तीसरा कंपोनेंट है वो कल्चरल है, कि मानव ने इवोल्यूशन तो मानव का हुआ, तथा साथ ही साथ हम लोग उसके मुख्यतः उसके कल्चर पे फोकस करके चलेंगे, क्योंकि आर्कियोलॉजी में हम लोगों को ये अवश्य पढ़ना है कि ह्यूमन का क्रेनियल कैपेसिटी क्या है, उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी क्या है। लेकिन इन सब पे हम लोग ज्यादा पोर्शन एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। हम लोग उसके मानव के हड्डी पे ज्यादा देखते हैं, उसके बोन्स को ज्यादा देखते हैं, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा देखते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजी में हम लोगों ने इसको सपोर्टिंग रूप में पढ़ा है, ताकि हम लोग इस बात को समझ सके कि मानव ने अपने कल्चरल को कैसे इवोल्यूएट किया, उसका कल्चरल ग्रोथ कैसे हुआ। इस कारण से हम लोग इसके कल्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं आर्कियोलॉजी में। ठीक है, तो हम लोग अब कल्चर को देखेंगे कि मानव ने, जो ह्यूमन है, उसने कैसे कल्चर को डेवलप किया। पहला कल्चर हम लोग किसे मानेंगे, कैसे उसने स्टोन टूल बनाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसने स्टोन टूल बनाने में दक्षता हासिल की, उसको उसने और अधिक कह सकते हैं कि फाइन बनाया। धीरे धीरे वो फिर वो फूड हंटर हुआ, फिर फूड गैदरर हुआ। उसके बाद उसने फूड प्रोडक्शन भी करना शुरू किया। ठीक है, एनिमल को कैसे उसने कह सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन किया। तो इन सारे जो पोर्शन है, ये सारे जो पोर्शन है, इसको हम लोग उसके कल्चरल पोर्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं वहां से जहां से हम लोगों को ह्यूमन इवोल्यूशन दिखाई देता है, जहां से ह्यूमन ने पहली बार टूल बनाया। उसको फिर उस कल्चर को हमने किस नाम दिया, उस कल्चर का एविडेंस हमें कहाँ से मिला है। ठीक है, इसकी हम लोग चर्चा अब इसके कल्चरल पार्ट में करेंगे। तो इंडिया को तो हम लोगों को विशेष रूप से पढ़ना ही है, इंडिया का हम लोग डिटेल रूप से इसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग इसके वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा हम लोग आइडिया ले लें कि वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में क्या स्थिति है। वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कैसे इसको लेके चलेंगे, कहाँ कहाँ हमें इस तरह के एविडेंस मिले हैं जहां पे मानव अपना प्रथम कोई कल्चरल एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है पैलियोलिथिक पीरियड इन द वर्ल्ड। सबसे आप लोगों को पता है कि हम लोग स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ओके, तो पहला जो पीरियड है उसको हम लोग पैलियोलिथिक कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पैलियोलिथिक की चर्चा करेंगे। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को देखने को मिलता है ह्यूमन का। ठीक है, तो हम लोग पैलियोलिथिक से शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इसके 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लें, क्योंकि जब से हम लोगों को जैसे जैसे एविडेंस मिले हैं, वैसे वैसे हम लोगों ने अपने हिस्ट्री को डिवाइड किया है, हम लोगों ने अपने प्री हिस्ट्री को डिवाइड किया है। पहले पूरे स्टोन एज ही माना जाता था। पहले हम लोग बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक ढंग से इसका स्टडी नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग को एविडेंस है, उसका एनालिसिस किया गया, फिर हम लोगों ने अपने पूरे कल्चर को, पूरे पीरियड को डिवाइडेशन किया सिस्टमेटिक ढंग से। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री को डिवाइडेशन किया, और हिस्ट्री का डिवाइडेशन किया था
उस उन स्कॉलर का नाम है एक मिनट, उन स्कॉलर का नाम है सीजे थॉमसन। उन्होंने पूरे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ह्यूमन हिस्ट्री को वो 1816 में उन्होंने डिवाइड किया था। और वो जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क कोपेनहेगन के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, स्टोन एज, कॉपर ब्रोंज एज एंड आयरन एज। अभी भी हम इस डिवाइडेशन को लेके चलते हैं और इसी को हम लोग मोटा मोटी डिवाइडेशन के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो पहला डिवाइडेशन हमें इस रूप में मिलता है कि पहले पूरे हिस्ट्री का उन्होंने डिवाइडेशन किया था। अब देख सकते हैं कि आज से लगभग 200 साल पहले ये डिवाइडेशन किया गया है, 200 साल से भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे डिवाइडेशन किया। ठीक है, फिर अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्री हिस्ट्री, तो हम लोग स्टोन एज को देखेंगे कि स्टोन एज को फिर कैसे कैसे डिवाइड किया गया और किस विद्वान ने डिवाइड किया इसको। फिर जॉन ल्यूबाक एक स्कॉलर है, और मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रैकेट में प्री हिस्ट्रिक टाइम लिखा था। ये प्री हिस्ट्रिक जो टाइम है ये इनका बुक है, जॉन ल्यूबाक का बुक है, काफी फेमस है, कई बार आपके एग्जाम में भी आया है, इसलिए मैंने इसको रख दिया कि जॉन ल्यूबाक ने प्री हिस्ट्रिक टाइम्स लिखा और उन्होंने स्टोन एज को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। स्टोन एज को पैलियोलिथिक और नियोलिथिक में डिवाइड किया था। ठीक है, तो स्टोन एज को अभी पैलियोलिथिक और नियोलिथिक में डिवाइड किया जा रहा है। अभी मेसोलिथिक का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, मेसोलिथिक का कॉन्सेप्ट कभी बाद में आता है। ओके, तो जॉन ल्यूबाक ने फिर स्टोन एज को पैलियोलिथिक मेसोलिथिक में डिवाइड किया है। फिर जब एक साइट थी, फ्रांस की एक साइट है, ओके, ला मास द अजी, इस फ्रांसिसिस नेम है, आप इसको देखेंगे, ला मास द अजी एक साइट है फ्रांस का। जब वो डिस्कवर हुआ तो वहां पे जो भी रिमेन्स मिले, जो भी हम लोगों को टूल मिले, वो ऐसा देखा गया कि वो ना पैलियोलिथिक टूल है ना नियोलिथिक टूल है। अर्थात वो टूल पैलियोलिथिक से ज्यादा फाइन है, ज्यादा अच्छे हैं, और नियोलिथिक जैसे भी अच्छे नहीं है, मतलब दोनों के बीच का ट्रांजिशन है। वो दोनों के बीच के ट्रांजिशन के रूप में वो टूल को हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं। इस कारण से इस फेज का जो नाम रखा गया मेसोलिथिक। तो अब हम लोगों के पास 3 डिवाइडेशन हो गए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ये 3 डिवाइडेशन हो गया। और ये 1887 में मिला था, जो ये ला मास द अजी है, पूरा स्थल है ये फ्रांस का, ये हम लोगों को 1887 में मिला था। अब ये 3 डिवाइडेशन हो गए। फिर हम लोग जानते हैं कि पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पैलियोलिथिक को भी इसके कल्चरल ग्रोथ के कारण, स्टोन टूल में इवोल्यूशन के कारण हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो ये डिवाइडेशन भी जो किया गया था वो एक स्कॉलर है एडवर्ड लॉटरेट, उन्होंने इसको डिवाइडेशन किया था, पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों के पास प्री हिस्ट्री का पूरा डिवाइडेशन एक आ गया था। जैसे पहले सीजे थॉमसन ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्टोन एज, फिर ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज एंड आयरन एज। फिर जॉन ल्यूबाक है, इसको स्टोन एज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, उन्होंने इसको पैलियोलिथिक और नियोलिथिक कहा। फिर जब एक पुरास्थल खोजा गया, एक साइट खोजा गया फ्रांस में, ला मास दे अजी, फिर मेसोलिथिक का कॉन्सेप्ट आया। अब हम लोगों के पास 3 डिवाइडेशन हो गए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। फिर आगे चलकर एडवर्ड लॉटरेट थे, उन्होंने पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे हम लोगों का स्टोन एज का डिवाइडेशन हुआ है। ये जो डिवाइडेशन है, अब ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग मोटा मोटी इस डिवाइडेशन को माइंड में रख के चलेंगे। लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये डिवाइडेशन पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि अफ्रीका में हम जब जाएंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो अर्ली स्टोन है, वहां पे हम लोग लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक नहीं देखेंगे। वहां पे हम लोग को दिखाई देता है अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज या लेट स्टोन एज। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से अलग अलग है। ठीक है, ऐसे ही कई ऐसे जगह है जहाँ लोग इस तरह के डिवाइडेशन नहीं पाएंगे, उनका कल्चर सीक्वेंस, उनके रिमेन्स अलग है। जैसे कोरियन साइट है, कोरिया, मेरी बात हुई थी तो मैंने वहां पे जाना था कि वहां का डिवाइडेशन बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम माइंड में लेके चलेंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी इस तरीके की का डिवाइडेशन हम लोगों को स्वीकार करना पड़ता है, ऐसे एविडेंस है। लेकिन इस डिवाइडेशन पे हम लोग रिजिड होकर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये डिवाइडेशन था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बोले, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये इसका हिंदी वर्जन है, मैंने इसको हिंदी में भी कर दिया है। इनमें से किसी को कोई पूछना है, कोई कुछ रिपीट करना है? तो मैंने डिवाइडेशन बताया है प्री हिस्ट्री का।
पूछना है तो आप लोग कमेंट करें, नहीं तो आप लोग फिर कमेंट कर ले कि क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग जो लोअर पैलियोलिथिक है वहां से शुरू करते हैं। वहीं से हम लोगों को जो पहला स्टोन टूल मिला है, जो पहला एविडेंस मिला है, उसको हम लोग लोअर पैलियोलिथिक में रखते हैं, और उसके जो भी कल्चरल ग्रोथ है वर्ल्ड ओवर में, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इस स्लाइड्स में और आगे की स्लाइड में। जो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर है, इसको हम लोग सबसे पहला कल्चरल पीरियड मानते हैं ह्यूमन के कल्चर का, ठीक है। और इसको अफ्रीका में लोअर पैलियोलिथिक कल्चर नहीं कहते हैं, ये मैंने रॉन्ग लिखा है, पार्शियल स्टोन एज नहीं है, इसको अर्ली स्टोन एज कहते हैं, ठीक है। इसको अर्ली स्टोन एज कहते हैं अफ्रीका में, ओके। इसको अर्ली स्टोन एज कहेंगे अफ्रीका में। जो लोअर पैलियोलिथिक है उसी को अफ्रीका में हम लोग अर्ली स्टोन एज कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एविडेंस कब मिला था, ठीक है, हम लोग पेबल टूल्स की बात कर रहे हैं। पहले जो भी शुरू किया था ह्यूमन ने अपना औजार बनाना, टूल्स बनाना, उन्होंने क्या शुरू किया था? उन्होंने कोई रैंडम पत्थर देखा होगा, सबसे पहले उसी का वो उपयोग करते होंगे। कोई पत्थर है, उस पे बिना कोई एक्टिविटी किए उसी को वो लोग फेंक के कोई शिकार करने में, अथवा उसी से कोई चीज, किसी चीज को ठोकने में, किसी चीज को पीसने में, इसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन फिर वो टूल है, उन्होंने उसको किसी तरीके से तोड़ा होगा। वो एनिमल टेक्निक हो सकता है, कलेक्टोनियन टेक्निक हो सकता है, ठीक है। उस टूल को तोड़ा होगा, फिर वो उसको औजार बनाए होंगे। तो जो पेबल टूल होते हैं, पेबल क्या होता है? पेबल जो होता है वैसे वो राउंड पत्थर होता है, गोल पत्थर होता है, जो पानी के कांटेक्ट में आके, रिवर के कांटेक्ट में आके वो चारों तरीके से चिकना हो जाता है, ठीक है, एकदम गोल चिकना हो जाता है। वैसे टूल को, वैसे हम लोग स्टोन को पेबल कहते हैं, पेबल स्टोन कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक एविडेंस आया था 1920 में, ठीक है। एक स्कॉलर है ईजे वैलेंट, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, कुछ पेबल टूल्स, युगांडा के काफुआ रिवर से, ठीक है। और इसको उन्होंने काफिया पेबल टूल्स नाम दिया था, काफुआ पेबल टूल्स नाम दिया था, ठीक है। लेकिन बाद में जब उस पे एनालिसिस किया गया बेहतर तरीके से, तो फिर उसको प्रूव किया गया, जैसे जेडी क्लार्क उसको प्रूव किया था कि ये नॉट मैन मेड इंस्ट्रूमेंट, ये मानव द्वारा बनाया गया इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वो उसको नेचुरल इंस्ट्रूमेंट माने, इसको ह्यूमन ने इसको शार्प नहीं किया है, इसको उसको नहीं बनाया है, ठीक है। इस कारण से हम लोग जो काफुआ पेबल टूल है उसको हम लोग फर्स्ट पेबल टूल नहीं मान के चलते हैं, ठीक है। अब आया है ओल्डवान पेबल टूल। ओल्डवान गॉड्स की हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से वहां पे बड़ी मात्रा में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हम लोगों को फॉसिल मिल रहे हैं। उसके सेकेंड लेयर से हमें स्टोन टूल भी मिल रहे हैं, जो बेड टू है उसका जो सेकंड लेयर है, वहां पे हमको स्टोन टूल भी मिल रहे हैं। तो वहां पे जो टूल मिल रहे हैं, उसी के नाम पे हम लोग उसको स्टोन ओल्डवान पेबल टूल कहते हैं, ठीक है। वो एक कल्चर हो गया, ओल्डवान कल्चर कहते हैं, ओल्डवान पेबल टूल कहते हैं, ठीक है। इसको किसने खोजा था? इसको एलएसबी लीकी ने खोजा था, ठीक है। इसको एलएसबी लीकी ने खोजा था, और इसमें एंशियंट एंड मैनमेड टूल है ये सबसे पुराने टूल है और मैनमेड टूल है, मानव द्वारा बनाया गया था। उसमें उनको क्या क्या मिला, कैसे हम लोग मान सकते हैं कि ये मानव द्वारा बनाया गया? तो इसके दो कारण हैं। पहला तो इसके साथ मैन का फॉसिल मिला है, ह्यूमन का फॉसिल मिला है। और दूसरा, जो टूल बनाया गया है उसका जो एनालिसिस किया गया, तो ये पता चला कि उसको एक मानव ने जानबूझकर तोड़ा है, उसको फ्लैकिंग किया है, ठीक है। इस कारण से हम लोग मान सकते हैं कि ह्यूमन है, ह्यूमन ने मेड टूल है, मैन मेड टूल है, ठीक है। और वहां पे उनको एनिमल फॉसिल भी मिले हैं, ठीक है। और इसकी जो डेट निर्धारित की गई थी पोटेशियम ऑर्गेन विधि से, वो 18 लाख ईयर्स एगो निर्धारित की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कई भारी मात्रा में टूल मिले हैं, ओल्डवान पेबल टूल, ठीक है। और उसको हम लोग एक कल्चर के रूप में जानते हैं, ओल्डवान कल्चर के रूप में जानते हैं। ये अफ्रीका में है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके के पेबल टूल्स हम लोग को मिल रहे हैं, और इस तरीके के पेबल टूल जहां भी मिलेंगे हम लोगों को, क्योंकि पहली बार वहां पे मिले हैं और अच्छी मात्रा में मिले हैं, तो उसको हम लोग ओल्डवान टूल कहेंगे, ओल्डवान पेबल टूल कहेंगे। टाइपोलॉजी सेम रहेगी इस कारण से उसको। जो भी अदर साइट्स हैं वहां के, जैसे केन्या में कानम है, वहां भी ओल्डवान पेबल टूल मिले हैं। ट्रांसवाल क्षेत्र है, वॉल रिवर है, ठीक है। उसके बाद ओमो वैली है इथोपिया में, इत्यादि जगह से हमें इस तरीके के टूल मिले हैं, ओके, जो पेबल टूल है। और अल्जीरिया में आइन हेनेक भी एक प्लेस है, उस स्लाइड में नहीं दिख रहा था। अल्जीरिया में आइन हेनेक एक प्लेस है, वहां भी हम लोगों को इस तरीके के टूल मिल रहे हैं। तो जो पेबल टूल होता है वो फर्स्ट टूल होता है
जो ह्यूमन ने बनाया है उसको हम लोग फर्स्ट ह्यूमन टूल कह सकते हैं, पेबल टूल को। ठीक है, आप लोग अगर यूट्यूब वीडियो देखे होंगे, जब मैंने डेमो क्लास लिया था जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहां पे मैंने उसके कुछ टेक्निक की भी चर्चा की थी। ठीक है, कि पेबल टूल कैसे बनाए जाते हैं, पेबल टूल में हम लोग किसको किसको रखेंगे। जैसे वहां पे मैंने बताया था कि कोर होता है, फ्लैग होता है, उसकी भी मैंने चर्चा की थी। जो कोर होता है वो वैसा पाषाण होता है, वैसा स्टोन होता है जिससे हमें टूल बनाना है। अभी हमने टूल नहीं बनाया है, लेकिन टूल बनाने के लिए हम लोग कुछ स्टोन का चयन करेंगे, पत्थर का चयन करेंगे, तो उसको हम लोग कोर कहेंगे। ओके, जब उस स्टोन से हम लोग फ्लैकिंग करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और टूटा हुआ जो भाग होता है, जो ब्रेक्ड पार्ट होता है, उसको हम लोग फ्लेक कहते हैं। ठीक है, तो कोर और फ्लेक ये होता है। तो पेबल जो टूल था वो कोर टूल है, क्योंकि हम लोगों ने उसी का यूज किया है। जो स्टोन हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, उसी में से कुछ चिप्पर निकाल के, उसी में से कोई फ्लेक निकाल के हम लोग उस पेबल का ही यूज कर रहे हैं, ना कि उससे निकले हुए कह सकते हैं कि फ्लैग का। ठीक है, इसलिए हम लोग पेबल टूल को फ्लैग टूल भी, सॉरी, कोर टूल भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये कोर टूल है। कोर टूल भी पेबल टूल भी 2 प्रकार के होते हैं, उसके भी 2 टाइप्स हैं। मैंने चॉपिंग की चर्चा की थी, चॉपर की चर्चा की थी। आप लोग अगर, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, या आप लोग फिर से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा वो जो मैंने वहां पे डिस्कशन किया था। टूल टेक्निक, जो लोअर पैलेयोलिथिक का टूल टेक्निक है, वहां पे मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें दो हम लोग चॉपर और चॉपिंग की चर्चा करते हैं। चॉपर जो होता है उसके 1 एज होते हैं, और चॉपिंग उसके 2 एज होते हैं। पेबल टूल होता है, उसमें चॉपर और चॉपिंग सेम है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एविडेंस बताया जो अफ्रीका से हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे उल्डवान से हमें तो प्राप्त हो ही रहे हैं, उसके बाद अलावा केन्या से प्राप्त हो रहे हैं। केन्या में कानव है, ट्रांसवाल एरिया है, फिर वॉल नदी घाटी है, इथोपिया में ओमो वैली है, आइन हेनेक है। ये सारे जो है पेबल टूल से रिलेटेड है। ओके, इसके अलावा लोअर पैलेयोलिथिक में जो पेबल टूल तो है ही, एक और टूल है जो काफी ज्यादा इफिशियंसी है उसकी, काफी ज्यादा वो हैंडी है। जैसे हैंड एक्स, नाम से ही आपको पता होगा कि इसको हाथ में लेके यूज करते थे। ठीक है, हैंड एक्स, हाथ, हस्त कुठार इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये उपकरण भारी मात्रा में दिखाई देते हैं। ये थोड़ा सा इवॉल्व उपकरण है, ये थोड़ा सा अच्छे उपकरण है। इसको इन्होंने कई बार फ्लेकिंग करके बनाया है। ठीक है, तो इस तरह के स्टोन टूल हम लोगों को सबसे पहले नॉर्थ फ्रांस से मिला था। नॉर्थ फ्रांस में सोमे रिवर वैली है, वहां से मिला था। उसको सिस्टमैटिक स्टडी किया गया था। ठीक है, और और जो सिस्टमैटिक स्टडी किया गया था, वो जहां से मिला था वो स्थान था एबेविलियन। ठीक है, और उसका नाम उसी टूल के नाम पे, उसी स्थान के नाम पे, जो उस तरीके का हैंडेक्स हमें मिल रहा है, उसको एबेविलियन हैंडेक्स कहा गया था। ठीक है, तो फ्रांस का एक वैली है सोमे वैली, वहां से एक अच्छे से स्टडी किया गया था, सिस्टमैटिक स्टडी किया गया था। और वहां का जो उसका जो नामकरण रखा गया है हैंडेक्स का, अभी ये बहुत पुराना हैंडेक्स है। आगे हम लोग और अभी डिस्कशन करेंगे कि आगे और अच्छे अच्छे हैंडेक्स बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो शुरुआती के हैंडेक्स थे वो बहुत अच्छे नहीं है, पेबल टूल से अच्छे हैं, लेकिन ये हैंडेक्स की तुलना में काफी बहुत ज्यादा इसकी इफिशियंसी कम है। ये कुछ चारों तरफ से कुछ फ्लेक निकाल के फिर उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो हैंडेक्स है उसको एबेविलियन हैंडेक्स कहा गया था। ठीक है, ये फ्रांस से मिला है एबेविलियन हैंडेक्स। इसको आप लोग नोट भी करते चलेंगे अगर नोट करना चाहे तो। ठीक है, ऐसे ही कुछ हैंडेक्स इसके पहले भी मिले थे। एक जगह है सेलन, जगह है सेलियन संस्कृति, इसको पहले बोलते थे सेलन हैंडेक्स। ठीक है, सेलियन हैंडेक्स इसको बोलते थे। ठीक है, लेकिन बाद में फिर इसी को हम लोगों ने एबेविलियन हैंडेक्स कहा, क्योंकि जो उसके पहले जो स्टडी हुआ था सेलियन हैंडेक्स का, वो बहुत अच्छे से स्टडी नहीं हुआ था। लेकिन जब एबेबेल जगह आया फ्रांस का, वहां पे अच्छे तरीके से स्टडी हुआ, तो उसको एबेविलियन हैंडेक्स कहा गया। तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं, कई बार ये पूछा जाता है कि जो सेलियन हैंडेक्स है और एबेविलियन हैंडेक्स है, दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, कुछ अंतर के साथ दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, ये सभी पुराने हैंडेक्स है, ये असूलियन हैंडेक्स से भी पुराने हैं। ठीक है, और ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन रॉन्ग लिखा है यहाँ पे, आप लोग इसको देख लेंगे, यहाँ पे ब्रिटेन रॉन्ग लिखा है। ब्रिटेन में इसी को क्लेक्टोनियन हैंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्लेक्टोनियन हैंडेक्स कहते हैं। तो आपके सामने अब 3 तरीके के हैंडेक्स आ गए, 3 तरीके के नाम आ गए। ठीक है, एक एबेविलियन हैंडेक्स है जिसको फ्रांस में जिसका स्टडी किया गया था। एक सेलियन हैंडेक्स है,
वो पहले के स्टडी था और जो बहुत अच्छे तरीके से स्टडी नहीं आया था, लेकिन उसका भी नामकरण सेलियन हैंडेक्स कहा गया। और ब्रिटेन में इसी हैंडेक्स को क्लेक्टोनियन हैंडेक्स कहा गया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि तीनों हैंडेक्स जो है वो काफी सबसे पुराने हैंडेक्स की चार्ट में शामिल है, और ये असूलियन से पहले के हैंडेक्स हैं। अब जो इसके बाद जो हैंडेक्स आया है वो असूलियन हैंडेक्स है। ये सबसे परफेक्ट हैंडेक्स है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर का। ठीक है, असूलियन हैंडेक्स ये मोस्ट इवॉल्व हैंडेक्स है, और इसको काफी सोच समझ के बनाया था उस समय के ह्यूमन ने, उसको अच्छे से चारों तरफ से शार्प किया था। ठीक है, और फिर उसको उसका एक अच्छा एज बनाया था, अच्छा उसका कह सकते हैं कि नुकीला बनाया था। ठीक है, तो एसुलियन हैंडेक्स जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें एसुलियन हैंडेक्स मिलता है, हम लोग अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में भी एसुलियन हैंडेक्स को देख सकते हैं। उसके अलावा यूरोप में तो एसुलियन हैंडेक्स मिलता ही है। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक का कि ये हैंड एक टूल हो गया, मैंने चर्चा की पहले, पेबल टूल जिसमें चॉपर और चॉपिंग रखेंगे। एक टूल हैंडेक्स हो गया, हैंडेक्स के मैंने 3-4 नाम बताया। और एक और टूल है, उसको क्लीवर कहते हैं। ठीक है, क्लीवर इस तरीके के शेप का होता है, उसमें भी 2 शेप होते हैं, क्लीवर के भी 2 शेप होते हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं साइड में बना देता हूं, इस तरीके का क्लीवर होता है। ओके, ये इसका शेप होता है, वर्किंग एरिया होता है, ये क्लीवर होते हैं, ये इसका शेप है। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप है, यू क्लीवर और वी क्लीवर, मतलब उसके शेप के आधार पे, तो उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये जान लें कि जो लोअर पैलियोलिथिक है वहां पे क्लीवर भी मिल रहा है, लेकिन हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्लीवर वहां पे नहीं मिलता है। इंडिया में क्लीवर एसुलियन हैंडेक्स भी मिल रहा है, क्लीवर भी मिल रहा है, यूरोप में क्लीवर नहीं मिलता है हमें। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रख के चलेंगे। अब ये जो टूल बन रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरर कौन था, किस ह्यूमन फॉसिल को हम लोग माने कि जो पेबल टूल है अथवा जो असूलियन हैंडेक्स है, क्लीवर है, इसको कौन बना रहा था, हम लोग किस मानव को एसोसिएट करें। तो हम ये कह सकते हैं कि जो होमो हैबिलस था उसने पहली बार टूल बनाया होगा, उसने कोई पेबल टूल बनाया होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो असूलियन टूल है उसको हम लोग होमो इरेक्टस से एसोसिएट करते हैं कि होमो इरेक्टस ने एसुलियन टूल को बनाया है। ठीक है, उसने इस तरह के टूल का निर्माण किया है। ठीक है, और इसके उदाहरण कहाँ कहाँ से मिलते हैं इस तरीके के, जैसे मैन्युफैक्चरर ह्यूमन फॉसिल फ्रॉम टर्निफाइन मिला है अल्जेरिया से, ह्यूमन स्कल फ्रॉम सीदी अब्दुल रहमान मिला है, मोरक्को से मिला है, उसके अलावा ओल्डवान से मिला है। तो वहां से जो फॉसिल मिला है इससे ये पता चलता है कि इस तरह के जो टूल है, असूलियन टूल है, क्लीवर है, उसको ह्यूमन ने होमो इरेक्टस ने बनाया है। ठीक है, तो ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए ये चीज कि कौन से टूल लोअर पैलियोलिथिक के हैं, उसको बनाया किसने है, और मोटा मोटी मुख्य रूप से कहाँ कहाँ उसका एक्सटेंशन मिलता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है आप लोगों को? तो एक बार इसको आप लोग कर दे कंफर्म, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो अगर आप लोगों को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक ना, यस सर, और लोग भी पूछे, और लोग भी बताएं, आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछे, उसके टूल के बारे में, उसके कल्चर के बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग बिल्कुल ऑडियो भी ऑन कर सकते हैं, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोगों को समझना जरूरी है कि हम लोग ये टूल के नाम आपके क्वेश्चन में बार बार आएंगे। एबिबिलियन टूल को हम लोग कहाँ रखेंगे, असूलियन टूल कहाँ रखेंगे, क्लीवर को कहाँ रखेंगे कल्चरल क्रोनोलॉजी में, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ ले पहले। तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, या ऑडियो भी ऑन कर सकते हैं आप लोग। एनीवन, कोमल है, बंसिता है, कंचन है, अंशिका है, आरती हैं, गोपाल जी हैं, तो आप लोग ऑडियो ऑन करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्लियर है, सारी चीजें समझ में आई है, तो आप लोग वो भी कमेंट कर दे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, बट एक क्वेश्चन ये है कि क्या प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें स्टोन के बीड्स मिलते हैं क्या? स्टोन के बीड्स, हाँ। प्री हिस्ट्रिक पीरियड में स्टोन के बीड्स हमें मुझे लग रहा है कि न्यूलिथिक में मिल सकते हैं। न्यूलिथिक में जैसे हम लोगों को जो यूरोपियन न्यूलिथिक है, वहां पे हम लोगों को बहुत सारे इस तरीके की चीज मिल रही है, तो बीड्स भी मिलेंगे वहां से। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहना मुश्किल है, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में मिले होंगे।
सर अगर मिले हैं तो वो किसी ग्रेव से मिले हैं या ऐसे ही मिले हैं, और अगर मिले हैं तो बरियल में या कौन सी साइट पे मिले हैं, कुछ आइडिया है? जो इस पहले एक बात की, जो स्टोन के बीट होते हैं वो काफी रेयरिस्ट हैं, ठीक है। स्टोन का बीट्स बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अगर बीट्स को देखे होंगे तो बीट्स बहुत ही दो तरीके, एक तो बड़े बीट्स होते हैं, उसको तो इजीली बना सकते हैं हम लोग। जो छोटे बीट्स होते हैं उसको बनाना स्टोन से बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टोन की वेराइटी वैसी होती है कि अगर हम लोग उसको होल करेंगे तो वो ब्रेक होने का बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। बिट्स उसमें पत्थर होते हैं, बिट्स के जैसे चर्ट हैं अथवा अगेट है, कर्नेलियन है, उसके बिट्स बनते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को फाइन स्टोन खोजना होता है। चर्ट है, अगेट है, कर्नेलियन है, वो है, ठीक है। तो ये यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में भी मिले हैं और इंडिया के भी कॉन्टेक्स्ट में मिले हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि हम लोगों को ग्रेव से ही मिले हैं, ये हम लोगों के जो ह्यूमन का जो हैबिटेशन साइट है वहां से भी हम लोगों को मिलते हैं, जो स्टोन के बीट्स हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में भी कई साइट है, मैं भी एक जगह पे था तो वहां पे भी स्टोन बीट्स मिल रहे हैं, वो न्यूलिथिक कॉन्टेक्स्ट में मिल रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। हम्म। और किन्हीं लोगों को कुछ पूछना है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो मैं आगे बता रहा हूँ। अभी मैंने जो चर्चा की है उसमें मैंने लोअर पैलियोलिथिक के कुछ टूल्स के बारे में बताया है, उसके कल्चरल टूल के बारे में बताया है। जैसे पेबल टूल के बारे में मैंने बताया कि पेबल टूल होता है और उसके साथ ही चॉपर और चॉपिंग को रखते हैं। उसके बाद मैंने हैंडेक्स को बताया कि हैंडेक्स के भी वेराइटी है, जैसे एबेवेलियन हैंडेक्स है, कलेक्ट्रोनियन हैंडेक्स है, और एक हैंडेक्स है सेलियन हैंडेक्स है। ये तीनों हैंडेक्स एक पुराने हैंडेक्स के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। फिर असूलियन हैंडेक्स आता है, और असूलियन हैंडेक्स इवॉल्व हैंडेक्स है, जिसको काफी अच्छे तरीके से बनाया जाता है। इसके भी हमें वेराइटी काफी मिलते हैं, जैसे ये ट्रायंगुलर इसको मानते हैं, कभी एलमंड शेप हैंडेक्स कहते हैं इसको, और भी कई इसके हैंडेक्स के वेराइटी है, ठीक है। आप लोगों को बहुत डीप नहीं जाना है, बस आपको जानना है कि एसुलियन हैंडेक्स है वो काफी फाइन हैंडेक्स है। और इसके मैंने एविडेंस बताए कि कहाँ कहाँ से इस तरीके के एविडेंस मिले हैं। और फिर मैंने बताया कि होमो इरेक्टस को हम लोग एसुलियन कल्चर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ओके, यही इसका मैंने इसको हिंदी में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं जिनको प्रॉब्लम है। जो चॉपर चॉपिंग इंडेक्स है ये तो मैंने बताया यूरोप में ये स्थिति है, और इसको कुछ कुछ कंट्री में दूसरे दूसरे नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हम लोग चॉपर चॉपिंग कल्चर है उसको इंडिया में भी चॉपर चॉपिंग कल्चर कहेंगे, अफ्रीका के भी मोस्ट पार्ट में इसको चॉपर चॉपिंग कल्चर कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट है जिसको सेम हम कल्चर है लेकिन हम लोग इसको दूसरे नाम से जानते हैं। जैसे चीन में है, इसको कभी कभी हम लोग इसको हम लोग जानते हैं कि चौकोतियन मैन है, उससे एसोसिएट करते हैं, पेकिंग मैन से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। इसको पैकिंग टूल भी कभी कभी कह देते हैं, चौकोतियन टूल भी कह देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ये ध्यान में रखेंगे। जो वर्मा है उसमें हम लोग इसको अनाथियन कल्चर कहते हैं, चॉपर चॉपिंग टूल ही है, उसी को वर्मा में हम लोग अनाथियन कल्चर, उसी को तम्पियन कल्चर कहते हैं, ठीक है। चॉपर चॉपिंग कल्चर को ही हम लोग तम्पियन कल्चर कह रहे हैं। ये पैलियोलिथिक से रिलेटेड है, ये भी जान लीजिए। हो सकता है कि यही पूछ दे कि लोअर पैलियोलिथिक को वर्मा में क्या कहते हैं, तो अगर अनाथियन अगर ऑप्शन में है तो वो सही होगा। मलेशिया में क्या कहते हैं, तम्पियन कल्चर कहते हैं, ठीक है। फिर साउथ ईस्ट जावा में इसको क्या कहते हैं, पटिजिटियन कल्चर कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको विद्या में इसको क्या क्या कहते हैं। इंडिया में चॉपर चॉपिंग कल्चर तो कहते हैं, लेकिन जो हम लोगों का शिवालिक रेंज वाला एरिया है, जो पाकिस्तान और इंडिया का जो शिवालिक रेंज वाला एरिया, इसको इसको सोहन कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। वहां पे जब डी टेलर और पीटरसन जब इसको स्टडी किए तो उन्होंने इसको सोहन कल्चर नाम दिया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे कि इस कल्चर को और अलग अलग जगह पे क्या क्या कहते हैं, ठीक है। और यूरोप में हमें कहाँ कहाँ से चॉपर चॉपिंग के एविडेंस मिले हैं, कुछ फेमस एविडेंस है, जैसे है फ्रांस का, वहां से अच्छी मात्रा में रोज है भी मिले हैं, जो स्पेस है वहां से भी हम लोगों को मिला है, ठीक है। जर्मिस्कोवा या समथिंग इसका नाम है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। तो ये जो कल्चर है, ये इसका नाम क्या है, रीजनल नाम अलग अलग कंट्रीज में, और यूरोप में इसके प्राइम एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले हैं, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है।
तो ये था लोअर पैलियोलिथिक के जो भी टूल्स थे, उसके टेक्निक्स। अभी टेक्निक्स की तो मैंने नहीं चर्चा की है, टेक्निक्स को आप लोग अगर यूट्यूब वीडियो पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पे बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ कि लोअर पैलियोलिथिक में स्टोन टूल बनाने के लिए क्या क्या टेक्निक थे, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक में जो स्टोन टूल बन रहे थे उसके 3-4 टेक्निक्स थे। एक पहला जो टेक्निक था एनिवल टेक्निक था, आप लोग इसको नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा। एनिवल टेक्निक था, इसमें हम लोग सीधे पत्थर को लेके एक बड़े पत्थर पर तोड़ देते थे, और पत्थर का जो भी टूटा हुआ भाग था, स्टोन का जो भी ब्रोकन पार्ट था, उसी को हम लोग टूल के रूप में इस्तेमाल करते थे। एनिवल टेक्निक था। इसके बाद था हैमर टेक्निक। हैमर टेक्निक में हम लोग हैमर जो होता था वो भी स्टोन का ही होता था, और जिससे कोर जो होता था वो भी स्टोन का होता था, और उसी हैमर से कोर पे हम लोग कोर को ब्रेक करते थे और टूल बनाते थे। तो एनिवल टेक्निक, हार्ड हैमर टेक्निक, इसको हार्ड हैमर टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सॉफ्ट हैमर टेक्निक भी आएगा। सॉफ्ट हैमर टेक्निक जो असूलियन टूल है, जो अच्छे असूलियन टूल है, वो इसी टेक्निक से बनाए गए हैं, सॉफ्ट हैमर टूल से, सॉफ्ट हैमर टेक्निक से। ये भी लोअर पैलियोलिथिक का है। ठीक है, इसमें हम लोग कोई सॉफ्ट हैमर का यूज करते थे, जैसे लकड़ी हो गया या बोन हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और टेक्निक है बाइपोलर टेक्निक। ठीक है, बाइपोलर टेक्निक में हम लोग इसमें 2 हैमर का यूज करते थे। एक तरीके से हम लोग नीचे स्टोन रखते थे, फिर उसके ऊपर एक पत्थर रखते थे जिससे हमें टूल बनाना है, और ऊपर हम लोग हैमर का यूज करते थे, और फिर उसको मारते थे तो वो ब्रेक हो जाता था हम लोगों का कोर, और फिर उससे हम लोग टूल बनाते थे। तो ये कुछ टेक्निक्स थे जो यूज हो रहे थे, एनुअल टेक्निक, हार्ड हैमर टेक्निक, सॉफ्ट हैमर टेक्निक, और फिर बाइपोलर टेक्निक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हम लोग लोअर पैलियोलिथिक से एसोसिएट करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। लोअर पैलियोलिथिक को हम लोगों ने देख लिया कि लोअर पैलियोलिथिक में किस तरह के कल्चर है। अफ्रीका में ओल्डोवान कल्चर है, यूरोप में हम लोग देखते हैं चॉपर चॉपिंग कल्चर है, असूलियन कल्चर है, अब वर्मा में इसको अलग कहते हैं, मलेशिया में इसको अलग कहते हैं इसका नाम, इंडिया में इसको सोहन कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और जो अभी ये पैलियोलिथिक पीरियड है, जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है, ये सबसे फर्स्ट पीरियड है। इसमें हम लोग ये नहीं देख सकते हैं कि ह्यूमन बहुत अच्छे से डोमेस्टिकेशन तो बिल्कुल ही नहीं आया है, ना ही वो किसी तरीके के आर्ट को अभी डेवलप कर पाया है। ठीक है, अभी ह्यूमन का भी पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, वो अभी भी होमो इरेक्टस की ही अवस्था में है। ओके, अब हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक में आते हैं। ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर जो हमारा हम लोगों का दूसरा कल्चर है, इसमें हम लोगों को और ज्यादा अच्छे टूल दिखाई देंगे। ठीक है, अच्छे टेक्निक से बने हुए टूल दिखाई देंगे। ठीक है, और जो मिडिल पैलियोलिथिक है, इसको इसके मेकर के रूप में हम लोग किस ह्यूमन को जानते हैं, तो निएंडरथल ह्यूमन को जानते हैं। ठीक है, जो मिडिल पैलियोलिथिक है, इससे हम लोग निएंडरथल ह्यूमन को एसोसिएट करते हैं। ठीक है, और इसके जो पहले का लोअर पैलियोलिथिक है, उसमें मैक्सिमम जो टूल है, मैक्सिमम टूल वो कोड पे बनाए गए हैं। कोड मैंने बताया कि क्या होता है, जिससे हमें टूल बनाना होता है, मैक्सिमम कोड पे बनाए गए, जैसे या तो पेबल टूल हो, चॉपर चॉपिंग हो, वो सभी कोड पे बनाए गए हैं। लेकिन जब हम मिडिल पैलियोलिथिक में आते हैं तो इसमें एक स्पेशलाइजेशन ये आ जाता है कि इसमें फ्लेक वाले टूल है, फ्लेक पे टूल बनाए गए। जैसे अगर कोई कोर है, इससे हम लोग कुछ ब्रेक करते हैं, तो जो फ्लेक निकला है, इससे जो फ्लेक निकला है उस पे हम लोग को टूल दिखाई देता है। ठीक है, अगर ये फ्लेक है तो इस पे हम लोग को टूल दिखाई देता है। तो मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लेक टूल हम लोगों को ज्यादातर दिखाई देंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोगों को अध्ययन कहाँ मिलता है, सबसे पहले स्टडी कहाँ मिलता है, इसमें एक लेवोलेशियन फ्लैग कल्चर है। ठीक है, इसका पहले हम लोग देख लेते हैं कि एविडेंस कहाँ से मिला है। तो उसका एविडेंस भी पेरिस से मिला है। लेवलेशियन लेवलोइस पेरेट एक स्थान है सोम रिवर में, सोम वैली में। ठीक है, वहीं से इसका हमको लोगों को एविडेंस मिला है, इसलिए इसका नाम हो गया लेवलेशियन कल्चर, लेवलेशियन फ्लैग, लेवलेशियन कल्चर। ठीक है, अब लेवलेशियन फ्लैग क्या होता है, लेवलेशियन कल्चर क्या होता है। ठीक है, लेवलेशियन एक टेक्निक है। इस तरीके की टेक्निक में हम स्क्रैपर बनता है, स्क्रैपर बनाया जाता है इस तरीके की टेक्निक में। ठीक है, लेवलेशियन जो फ्लैग टेक्निक है, उसमें उसमें स्कल्पचर का निर्माण किया जाता है, और इसको हम लोग टर्टोइज टूल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको बनाया कैसे जाता है, तो सबसे पहले हम लोग एक कोड लेते हैं और उसको चारों तरफ से फ्लैकिंग करते हैं। ठीक है, चारों तरफ से फ्लैकिंग करके इसको इस तरीके से बना देते हैं कि इसका जो ऊपर से देखने पे लगता है कि जो भी कछुआ होता है उसका ऊपर का जो पोर्शन है, जो उसका जो खाल होता है, वैसा दिखता है। इस कारण से इसको टोर्टोइज टेक्निक भी कहते हैं, लेवलेशियन टेक्निक को।
ठीक है। और फिर हम लोग, जब हम लोगों का कोड प्रिपेयर हो जाता है, फिर हम लोग स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म पे ब्रेक करते हैं उसको, और हम लोग को स्क्रैपर मिल जाता है। ठीक है। तो इसको मैं स्लाइड के लास्ट में दिखाऊंगा कि लेवलेशन, मेरे पास इमेज है, मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो दिखता है लेवलेशन फ्लैग टूल। ठीक है। तो ये जो टेक्निक है वो मिडिल पैलियोलिथिक का टेक्निक है, एक डेवलप्ड टेक्निक है। लेकिन इस टेक्निक में ये एक विशेषता कहेंगे इसको, या खामी कहेंगे, कि इसमें हम लोग कोड तो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक कोड से हम लोग को एक ही टूल मिल रहा है। जैसे हम लोगों ने कोड प्रिपेयर किया और उसको ब्रेक किया तो हमें एक ही स्क्रैपर मिलेगा। ठीक है। तो ये लेवलेशन कोड टेक्निक था। ठीक है। और इसका एक्सटेंशन हमें काफी मिलता है, जैसे जो नील रिवर है वहां तक इसका एक्सटेंशन मिलता है। और ये है लेवलेशन। उसके बाद एक दूसरा जो कोड, जो फ्लैग कल्चर है, दूसरा जो फ्लैग कल्चर है, पहला लेवलेशन फ्लैग कल्चर है, दूसरा है मुस्टेरियन फ्लैग कल्चर या मुस्टेरियन टूल टेक्निक, इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। मुस्टेरियन कल्चर कह सकते हैं। ठीक है। ये मैक्सिमम हम लोगों को केव्स से मिला है और रॉक शेल्टर से मिला है। हम लोगों को गुफा से मिला है अथवा शिलाश्रय से मिला है। जो मुस्टेरियन टूल है, मुस्टेरियन जो भी टूल्स हमें मिले हैं वो मैक्सिमम केव से मिले हैं और रॉक शेल्टर से मिले हैं। और इसका नाम मुस्टेरियन कैसे पड़ा? क्योंकि ये फ्रांस का एक जगह है, ला मुस्टर गुफा है, एक केव है, वहां से ये पहली बार प्राप्त हुआ है। इस कारण से इसका नामकरण मुस्टेरियन कल्चर रखा गया है। और इसके मेकर के रूप में हमें पता है कि जो मिडिल पैलियोलिथिक का मेकर है वो नेanderthal मैन है। और इसका एक्सटेंशन हमें कहाँ कहाँ दिखाई देता है मुस्टेरियन का? तो यूरोप में, वेस्ट एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में। ठीक है। इंडिया में भी हम लोगों को कहीं कहीं इसके एविडेंस दिखाई देते हैं। ठीक है। तो मुस्टेरियन टेक्निक अब क्या होता है? तो मुस्टेरियन टेक्निक में ही जैसे हम लोग लेवलेशियन कोड तैयार कर रहे थे लेवलेशियन टूल बनाने के लिए, वैसे ही मुस्टेरियन को भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। और उसमें उसको कुछ इस तरीके से उसका फ्लैकिंग करते हैं कि हम लोग कई एक ही कोड से, एक ही प्रिपेयर कोड से कई कितने 3 4 5 स्क्रैपर निकाल सकते हैं। लेवलोशियन में सिर्फ एक ही हम लोग कोड एक ही स्क्रैपर निकाल सकते थे। लेकिन जो मुस्टेरियन कल्चर है, मुस्टेरियन टूल है, उसमें हम लोग 3 4 5 स्क्रैपर निकाल सकते हैं। ठीक है। एक बार तोड़ेंगे, फिर स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म बना के हम लोग उसको दूसरी बार ब्रेक करेंगे, तीसरी बार ब्रेक करेंगे। इस तरीके से हमें मल्टीपल स्क्रैपर्स हम लोगों को प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो यही अंतर है लेवलोशियन टूल में और मुस्टेरियन टूल में। ठीक है। आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मुस्टेरियन जो है एक बहुत बड़ा, एक व्यापक कल्चर है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। ठीक है। और जो लेवलेशियन है उससे ज्यादा, ये कह सकते हैं कि ज्यादा जनरल है, ज्यादा एक्सटेंसिव है ये कल्चर, मुस्टेरियन कल्चर। ये जो मुस्टेरियन कल्चर है, इसके भी हमें कई रीजनल वेराइटी देखने को मिलते हैं। जैसे ये हो सकता है कि यूरोप में कई तरह के मुस्टेरियन मिल रहे हैं, उसका अलग अलग वेराइटी है। अफ्रीका में थोड़े से अलग मुस्टेरियन मिल रहे हैं, उसको भी अलग नाम दिया गया है, लेकिन बनाए गए हैं सारे मुस्टेरियन टेक्निक से ही। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग 4 पार्ट्स में मोटा मोटी डिवाइड कर सकते हैं, मुस्टेरियन ट्रेडिशन को भी। आप लोग सिर्फ इसके नाम याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे इसको टिपिकल मुस्टेरियन में हम लोग रखते हैं, टिपिकल मुस्टेरियन। ठीक है। इस टिपिकल मुस्टेरियन ये कल्चर है। ठीक है। मुस्टेरियन से तो हमें स्क्रैपर मिल रहे हैं, लेकिन और भी टेक्निक है जिससे स्क्रैपर भी बनाए जा रहे हैं, कुछ पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है। उस समय हम लोगों को मिडिल पैलियोलिथिक में हैंडेक्स भी कंटिन्यू हो रहा है। आप लोग ये मत समझिएगा कि लोअर पैलियोलिथिक वहां पे हैंडेक्स थे, चॉपर चॉपिंग टूल थे, क्लीवर थे, वो मिडिल पैलियोलिथिक में नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो आगे की कल्चर में भी कंटिन्यू करेगा। हम लोगों को हैंडेक्स मिडिल पैलियोलिथिक में भी मिलेगा, क्लीवर भी मिलेगा, चॉपर टूल्स भी मिलेंगे, लेकिन कुछ नए टूल्स भी आ जाएंगे। जो मुस्टेरियन टूल्स है वो वही नया टूल्स है, स्क्रैपर नया टूल्स है। ठीक है। तो हम लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम लोगों को जो टिपिकल मुस्टेरियन है, उस कल्चर में क्या होता है, उस रीजनल कल्चर में हम लोग को स्क्रैपर मिलेंगे और पॉइंट तो मिलेंगे, लेकिन हम लोग को हैंडेक्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। जो हैंडेक्स है वहां पर उसका पूरी तरीके से अभाव होगा। तो इसको हम लोग टिपिकल मुस्टेरियन मानते हैं। एक मुस्टेरियन होता है मुस्टेरियन ऑफ एसुलियन ट्रेडिशन। ठीक है। इसमें क्या मिलेगा कि हम लोगों को मुस्टेरियन टूल भी मिलेंगे और पहले वाले असूलियन टूल भी मिलेंगे। ठीक है। जैसे ट्रायंगुलर हैंडेक्स मिल जाएगा हम लोगों को, स्क्रैपर भी मिल जाएगा। एक डेंटिकुलेटेड मुस्टेरियन होता है, उसमें भी एक ऐसे टूल बनाए जाएंगे जिसमें जो क्लीवर होगा वो चौकोर क्लीवर होगा, हैंडेक्स भी 2 तरफ से धार वाले होंगे। ठीक है। उसको डेंटिकुलेटेड मुस्टेरियन कहते हैं। और एक है पोंटिनियन मुस्टेरियन। ठीक है। इसमें पेबल्स पर बने टूल प्राप्त होते हैं। मैंने बताया है कि पेबल्स पे बने टूल लोअर पैलियोलिथिक में मिलते हैं और
आगे भी मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये मुस्टेरियन का टाइप है वहां पे पेबल टूल मिल रहे हैं, और लेकिन ये सिर्फ इटली से प्राप्त हुआ है और इसके कहीं एविडेंस हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, तो मुस्टेरियन जो टूल है उसके मैंने वेराइटी बता दी कि टिपिकल मुस्टेरियन, मुस्टेरियन ऑफ असूलियन ट्रेडिशन, डेंटिकुलेटेड मुस्टेरियन और पोनिटियन मुस्टेरियन। ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटी ध्यान रखना है कि मुस्टेरियन के क्या टाइप है। ओके, तो ये मिडिल पैलियोलिथिक का कल्चर था, जो मैक्सिमम हम लोगों ने इसको यूरोप के संदर्भ में ही पढ़ा है। इसमें मैंने बताया है कि इस पे मैक्सिमम फ्लैग टूल ही बनाए जा रहे हैं, और इसमें लेवलेशियन फ्लैग टूल की मैंने चर्चा की, मुस्टेरियन टूल की चर्चा की। मुस्टेरियन मैंने दोनों का बताया कि बनाने का टेक्निक क्या है, नियनर्थल को इससे एसोसिएट करते हैं, उसका एक्सटेंशन मैंने बताया, और फिर मैंने बताया कि मुस्टेरियन के भी कुछ वेराइटी हैं, कुछ टाइप हैं। ठीक है, इसकी मैंने चर्चा कर ली है। ये हो रहा है यूरोप में। ठीक है, अफ्रीका में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अफ्रीका में थोड़ा सा रीजनल कल्चर हमें जो मिडिल पैलियोलिथिक है वो थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि जो यूरोप का क्रोनोलॉजी है वो अफ्रीका की क्रोनोलॉजी से बहुत ज्यादा मैच नहीं करता है। ठीक है, अफ्रीका में हम लोग इसको अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, लेट स्टोन एज ऐसे पढ़ते हैं स्टोन एज को। ठीक है, तो अफ्रीका में इस समय क्या चल रहा है ये हम देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अफ्रीका एक इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए। ठीक है, ह्यूमन टूल मेकिंग के लिए। तो अफ्रीका में हम देखते हैं कि जहां जब उधर इस तरीके का मुस्टेरियन कल्चर चल रहा है, लेवोलोसियन कल्चर चल रहा है, तो अफ्रीका का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, जो नॉर्थ अफ्रीका है, वहां पे जो है सो हम लोगों को मुस्टेरियन के समान ही कुछ उपकरण मिल रहे हैं। जैसे जो टैंक्ड पॉइंट है वो मुस्टेरियन, जो अफ्रीका के संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं, टैंक्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तरीके का पॉइंट है ये। ठीक है, तो वो नॉर्थ अफ्रीका में हमें मुस्टेरियन कल्चर के जैसा ही हम लोगों को रीजनल कल्चर मिल रहा है। लेकिन जो साउथ अफ्रीका है, जो सहारा डेजर्ट वाला जो एरिया है, वहां पे हम लोगों को जो कल्चर है वहां पे रीजनल वेराइटीज को देख रहा है, कुछ रीजनल कल्चरल हम लोग को देख रहे हैं, मिल रहा है। हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं कि वो रीजनल कल्चरल के नाम क्या है। तो एक है संगान कल्चर, संगान कल्चर इसको कहते हैं। ठीक है, ये युगांडा का एक प्लेस है, ये कल्चर है। ठीक है, अफ्रीका में भी नॉर्थ अफ्रीका मुस्टेरियन कल्चर, और जो साउथ अफ्रीका है उसमें एक दो रीजनल कल्चर हमें दिखाई देते हैं, जिसमें मैंने पहले जो चर्चा की है वो संगान कल्चर है, जो युगांडा का एक प्लेस है, उसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। संगान प्लेस है, उसी के नाम पर इसका हम लोग संगान कल्चर कहते हैं। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन सेंट्रल हम लोग और ईस्ट अफ्रीका में देखते हैं, सेंट्रल अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका में देखते हैं। और ये कल्चर उस जगह पे हम लोगों को ज्यादा दिखाई देता था जहां पे जो फॉरेस्ट है वो डेंस था, मतलब घने जंगल जहां ज्यादा जहां थे, वहां पे इस तरह के कल्चर हम लोगों को दिखाई दिए थे। ठीक है, तो जो पहला कल्चर है रीजनल कल्चर है वो संगान कल्चर है अफ्रीका का, वो युगांडा के हमें एक प्लेस से मिला था, और इसको हम सेंट्रल अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका में देखते हैं। और ये वैसे जगह पे इवॉल्व हुआ था जहां पे घने जंगल थे। एक दूसरा कल्चर है फोरे स्मिथ कल्चर। ठीक है, दूसरा जो रीजनल कल्चर है साउथ अफ्रीका का फोरे स्मिथ कल्चर है, ये वहां इवॉल्व हुआ था जहां पे घास के खुले मैदान थे। ठीक है, जहां पे घने जंगल नहीं थे, ओपन एरिया था, ग्रास लैंड था, वहां पे इस तरह के कल्चर मिल रहे हैं। और इस तरह के कल्चर में हमें स्मॉल क्लीवर ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि अफ्रीका में भी जो नॉर्थ अफ्रीका है वहां पे हम लोगों को मुस्टेरियन टाइप दिखाई देता है, जो साउथ अफ्रीका है वहां पे हम लोगों को कुछ रीजनल कल्चर दिखाई देता है, जिसमें मैंने दो कल्चर की चर्चा की, संगवान कल्चर और फोरे स्मिथ कल्चर। ठीक है, और फिर इस दोनों कल्चर का भी हम लोगों को एक साइट है विक्टोरिया लेक के पास, उस वहां पे दोनों कल्चर को हम लोग साथ साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थी आज के क्लास, हम लोग यहीं पे इसको एंड कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली ये पढ़ा है कि लोअर पैलियोलिथिक कल्चर को हम लोगों ने पहले डिवाइडेशन उसका देखा है कि किन लोगों ने उसको डिवाइड किया था। फिर हम लोगों ने देखा है कि लोअर पैलियोलिथिक में किस तरीके के टूल मिल रहे हैं, फिर उसका टाइप क्या है, उसको बनाने का टेक्निक क्या है, जो उसके प्राइम एविडेंस है, प्राइम साइट्स है, वो कहाँ से मिल रहे हैं। फिर हम लोगों ने मिडिल पैलियोलिथिक को भी इसी तरीके से देखा कि उसमें किस तरीके के लेवोलोसियन, जैसे लेवोलोसियन कल्चर मिल रहे हैं, मुस्टेरियन कल्चर मिल रहे हैं, साथ ही अफ्रीका के कुछ रीजनल कल्चर को हम लोगों ने डिस्कस किया है आज। इसमें किन्हीं लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ रिपीट करना है, कुछ पूछना है, तो आप लोग पूरे क्लास के में जो भी कंफ्यूजन है अथवा इसके पहले के भी क्लास के, वो आप पूछ सकते हैं, ऑडियो ऑन कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। यस।
ये जो दोनों कल्चर समकालीन है, ये सांगान और फोर्टस्मिथ का कल्चर है ना, जो विक्टोरिया लेक के पास, यही है ना? यस 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 अच्छा, एंड लाइक नील रिवर इज नाइल रिवर? यस 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 नाइल रिवर, वो ओके, हिंदी से ऑटो करेक्ट होके नील रिवर हो गया। ओके, ओके, थैंक यू। कुछ चीजें आपको यहाँ पे मिस्टेक मिलेगा स्लाइड्स में, क्योंकि वो ऑटो करेक्ट मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो सेट करना होता है, तो कभी कभी उसमें वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों में प्रोवाइड कराऊं। तो और सभी लोगों को क्लियर है? इट्स कम्प्लीटली फाइन। ओके, तो मुझे लग रहा है कि अब क्लास एंड कर देनी चाहिए, टाइम भी हो गया हम लोगों का। तो हम लोग अब आगे कल से कल्चर देखेंगे। तो अभी के लिए इतने स्लाइड्स हैं, आप लोग रिवीजन करें, कल मैं एक दो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा इसी से रिलेटेड। तो अभी के लिए, आज के लिए फिर सब लोगों को गुड नाइट है।